दोस्तों आज हम आप लोगों से यूपीएससी टॉपर कृतिका मैम की कॉपी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि आप लोग आंसर राइटिंग कैसे करें। तो टॉपर्स की कॉपी के माध्यम से आप लोग सीख सकते हैं कि आंसर राइटिंग कैसे हमें करनी चाहिए, अपने आंसर को कैसे अच्छा लिखना चाहिए, कैसे अपने आंसर में इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। तो उन्हीं सब चीज़ों पर आज हम आप लोगों से डिस्कस करेंगे मॉडल आंसर के माध्यम से कि कैसे आप अपने आंसर को अच्छा फ्लो चार्ट डायग्राम के माध्यम से बेहतर दिखा सकते हैं। तो आज का क्वेश्चन है, भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली के समक्ष विद्यमान समस्याओं का उल्लेख कीजिए, इन समस्याओं को कैसे दूर किया जा सकता है। तो क्वेश्चन जब पढ़ें तो कीवर्ड को हाईलाइट कर लीजिए। सबसे पहले सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली क्या होती है, उसमें विद्यमान समस्याएं कौन सी हैं, समस्याओं को दूर कैसे किया जाता है। ये इन 3 पॉइंटों पे हमें अपना क्वेश्चन लिखना है। सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली, उसकी समस्याएं, उनको दूर करने के उपाय। तो सबसे पहले जब भी कोई क्वेश्चन हो तो सब सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली क्या होती है उसका 2-3 लाइन में अपना इंट्रोडक्शन लिख दीजिए। फिर उसके बाद मेन बॉडी में आ जाइए, ये समस्याएं, फिर उसके बाद उपाय, फिर निष्कर्ष। तो ऐसे करके आप अपने क्वेश्चन को लिख सकते हैं। तो देखते हैं कि मैम ने कैसे अपने क्वेश्चन को लिखना स्टार्ट किया है, इंट्रोडक्शन कैसे लिखा है। भारत में निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्रकों के प्रयासों द्वारा, निजी है और जो सार्वजनिक है, दोनों क्षेत्रकों के प्रयासों द्वारा सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली का पोषण होता है। सरकार के जीडीपी का 1.6% सार्वजनिक स्वास्थ्य में खर्च किया जाता है। जो हमारा जीडीपी है उसका 1.6% सार्वजनिक स्वास्थ्य पर खर्च किया जाता है। फिर उसके बाद लिखना है आपको समस्याएं कौन कौन सी हैं। तो प्रमुख समस्याएं और संरचना की कमी, सुदूर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में स्वतंत्रता के 70 वर्षों के बाद भी प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों तक की पहुंच सुनिश्चित नहीं हो पाई है। तो अवसंरचना में अभी कमी है, जैसे गांव में जो है वो पहुंच अभी तक 70 वर्षों के बाद भी अभी पहुंच उतनी नहीं है जितनी शहरों में है। फिर उसके बाद क्षमता एवं मानव संसाधन, भारतीय स्वास्थ्य क्षेत्र में मात्र $221 प्रति 1 लाख जनसंख्या पर प्राप्त है, जो एसडीजी लक्ष्य के 550 लक्ष्य से बहुत कम है। क्षमता एवं मानव संसाधन भी बहुत कम है। और तकनीकी एवं हार्डवेयर उपकरण समस्या, उत्तर नैदानिक परीक्षण हेतु अवसंरचना एवं तकनीकी का अभाव है। उसके बाद पहुंच एवं समावेशन की समस्या, ग्रामीण क्षेत्र में सुवेद्य वर्गों एवं महिलाओं तक सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र की पहुंच अभी संभव नहीं हो पाई है। जागरूकता का अभाव, शिक्षा एवं वैज्ञानिक चेतना के अभाव में जनता सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं से दूर है। गैर प्रशिक्षित मानव संसाधन, गांव में सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं शहरों में भी सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र में कंपाउंडर एवं नर्सों के माध्यम से उन बीमारियों का निदान प्रिस्क्रिप्शन प्रदान किया जा रहा है जिन्हें एमएसएमडी डॉक्टर द्वारा लक्षित किया जाना चाहिए। और फिर समस्या का समाधान, वित्तीय उपाय, जो हमारी क्वेश्चन की डिमांड थी समस्याएं कौन सी, उनका समाधान कैसे हो सकता है। तो वित्तीय समाधान, बजट को WHO द्वारा निर्देशित जीडीपी के 5% तक बढ़ाया जाना चाहिए। जैसे हमारा जीडीपी का अभी 1.6% होता है तो उसको बढ़ा के हमें 5% करना है WHO के अनुसार। और बजट के उत्तम प्रयोग हेतु निगरानी तंत्र को सुव्यवस्थित करना। फिर सामाजिक उपाय, एएनएम और आंगनबाड़ी के माध्यम से जागरूकता सृजन के प्रयास। और संरचना निर्माण, हॉस्पिटल निर्माण व सुदूर क्षेत्रों तक पहुंच निर्धारित करने हेतु आवश्यक प्रावधान बढ़ाया जाना चाहिए। और कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत प्रयास सुनिश्चित किए जाने चाहिए। अवसंरचना निर्माण पर बढ़ावा देना चाहिए। और दवाओं की उपलब्धता, प्राथमिक दवा सूची को विस्तार प्रदान करते हुए औषधि केंद्रों की पहुंच सुनिश्चित की जाए। इसे करके मैम ने अपने आंसर को कैसे मल्टी डायमेंशनल बनाते हुए लिखा है, तो इससे कॉपी भी सुंदर लग रही है और एग्जामिनर को पढ़ने में इंटरेस्ट बना रहेगा। जैसे उन्होंने कैसे समस्याओं को, समाधान को ऐसे करके हुए फ्लो चार्ट डायग्राम के माध्यम से दिखा दिया। अभी यहीं पे लाइन बाय लाइन इससे जैसे लिख देती तो उससे बोरिंग लगने लगता। तो ऐसे करके आप लोग भी जैसे अपने कॉपी को अच्छा दिखा सकते हैं, फ्लो चार्ट डायग्राम के माध्यम से लिखने की कोशिश कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आंसर देखते हैं कि कैसे मैम ने लिखा है, क्षेत्रवाद की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए भारत में क्षेत्रवाद द्वारा ग्रहण किए गए विभिन्न रूपों का सविस्तार वर्णन कीजिए। तो क्वेश्चन है क्षेत्रवाद क्या होता है, क्षेत्रवाद की अवधारणा लिखनी है। फिर उसके बाद क्षेत्रवाद द्वारा ग्रहण किए गए विभिन्न रूप, क्षेत्रवाद ने क्या क्या अपने डायमेंशन को फैलाया है, उसके कौन कौन से रूप हैं और उसी के बारे में लिखना है। क्षेत्रवाद की अवधारणा, क्षेत्रवाद के विभिन्न रूप। तो सबसे पहले क्वेश्चन की
डिमांड आप लोगों ने समझ ली। फिर उसके बाद अब आपको इंट्रोडक्शन लिखना है। क्षेत्रवाद किसी निश्चित भौगोलिक सीमा के अंतर्गत ऐतिहासिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक एकरूपता के आधार पर उत्पन्न निष्ठा की भावना है। जो क्षेत्रवाद है किसी निश्चित, जैसे किसी हम निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रह रहे हैं तो उसके ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एकरूपता के आधार पर उत्पन्न निष्ठा, जैसे हमारी जो भावनाएं हैं, भगवान को हम मानते हैं नहीं मानते हैं, ऐसे करके जो निष्ठा है उसी से क्षेत्रवाद उत्पन्न होता है। उसके बाद भारत में क्षेत्रवाद के विविध रूप। क्षेत्रवाद के कौन कौन से रूप हैं? सांस्कृतिक क्षेत्रवाद किसी क्षेत्र की निश्चित संस्कृति के आधार पर निष्ठा एवं एकता की भावना एवं लक्षित रूप से कल्याण की चाह। उदाहरण, भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में सिख संस्कृति की विशिष्टता, जैसे भारत के जो उत्तर और पश्चिमी क्षेत्र है इधर, तो वहां पर सिख संस्कृति की विशिष्टता। और ऐसे करके ऐतिहासिक क्षेत्रवाद, ऐतिहासिक रूप से भारत विविध राजघरानों, संस्कृतियों एवं क्षेत्रों में बटा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय क्षेत्रवाद भी समय समय पर उत्पन्न होता है। उदाहरण, राजस्थान में राजपूत पहचान से संलग्न क्षेत्र और आर्थिक वंचना से उत्पन्न क्षेत्रवाद। क्षेत्रवाद का यह स्वरूप किसी क्षेत्र के वंचित स्वरूप एवं मुख्य धारा की कल्याणकारी योजनाओं में असहभाग से उत्पन्न होता है। बुंदेलखंड का क्षेत्रीय समीकरण और क्षेत्रीय राजनीति से प्रेरित क्षेत्रवाद, मतलब जो क्षेत्रीय राजनीति है उससे प्रेरित होकर कौन कौन से क्षेत्रवाद है? किसी क्षेत्र की राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी क्षेत्रवाद में परिणत हो सकती है। यहाँ राजनीतिक आधार भाषा, राजनीति में विशिष्ट स्थिति अथवा भूगोल भी हो सकता है। निजाम क्षेत्र की राजनीतिक विरासत के फलस्वरूप हैदराबाद के क्षेत्रवाद, हैदराबाद में क्षेत्रवाद। और ऐसे करिश्माई नेतृत्व के कारण उत्पन्न क्षेत्रवाद, किसी क्षेत्र में नेतृत्व के विशिष्ट स्वरूप के कारण भी क्षेत्रवाद भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखने को मिलता है। दक्षिण राज्यों में एमजी रामचंद्रन अथवा टीएन रामा राव के कारण उत्पन्न क्षेत्रवाद। और भारतीय राष्ट्रवादी भावना वस्तुतः क्षेत्रवाद से पोषित होती है और इसे नियंत्रण में रखना आवश्यक है। अतः राष्ट्रीयता के फलस्वरूप में सदैव उत्कृष्ट उन्नति सुलभ होती है। राष्ट्रीयता का जो एक स्वरूप होगा उससे ही उन्नति मतलब सुलभ हो सकती है। तो ऐसे करके आप अपने आंसर को लिख सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे मेन वो इंट्रोडक्शन लिखिए, फिर उसके बाद मेन बॉडी, फिर उसके बाद कंक्लूजन, ऐसे करके आप अपने आंसर को लिख सकते हैं। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।